Hello students, this is second video with respect to Aristotle. पिछले वीडियो में दैट वाज पार्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटल। वहाँ पे हमने अरिस्टोटल के बेसिक लाइफ के बारे में देखा था, प्लस हमने उनके फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट्स विथ प्लेटो देखा था। यहाँ पे अब हम लोग अरिस्टोटल की थ्योरीज को एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो अरिस्टोटल की जो सबसे फंडामेंटल थ्योरी है जिससे बाकी सारी थ्योरीज निकल करके आएंगी, वो है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो अरिस्टोटल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा लास्ट वीडियो में, कि उनका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था, तो हमेशा किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करके समझते थे या समझाते थे। तो नॉलेज को भी उन्होंने कैटेगराइज किया है कि नॉलेज तीन तरीके की होती हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसको उन्होंने कहा एपिस्टीम। तो उन्होंने कहा कि साइंस के जो भी नॉलेज होते हैं या फैक्चुअल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, इस तरीके के तमाम नॉलेज को उन्होंने कहा थ्योरेटिकल नॉलेज। दीज काइंड ऑफ नॉलेज आर यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव। ये बदलते नहीं हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, दे रिमेन स्टैटिक, दे डू नॉट चेंज। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स, अल्टीमेट फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स, दे आर यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट नॉलेज, इम्यूटेबल नॉलेज, दे डू नॉट चेंज। दैट इज वाई इनको नाम दिया है उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा कैटेगरी ऑफ नॉलेज को उन्होंने कहा प्रोडक्टिव नॉलेज, जिसको टेक्निक कहा गया है। नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू क्राफ्टमैनशिप या स्किल बेस्ड नॉलेज, इस नॉलेज की मदद से वी कैन प्रोड्यूस समथिंग एल्स। सो आर्किटेक्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन सब फील्ड्स में जो नॉलेज हैं उनको कहा गया है प्रोडक्टिव नॉलेज। द थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज इज प्रैक्टिकल नॉलेज, phronesis. The purpose of practical knowledge is to make good decisions in real life situation. Context to context, कैसे हमारे डिसीजन बदलेंगे, हमारा स्टैंड बदलेगा, एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ और, दूसरे सिचुएशन में कुछ और। इन सब तरह के नॉलेज को कहा गया है प्रैक्टिकल नॉलेज। और एरिस्टोटल ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल नॉलेज में कैटेगराइज किया है। एथिकल स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी यूनिवर्सल। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एथिकल स्टैंडर्ड होगा या एथिकल एक्शन होगा, दूसरे सिचुएशन में वही एथिकल एक्शन को अनएथिकल भी कहा जा सकता है, वही एक्शन को अनएथिकल भी कहा जा सकता है। जैसे झूठ बोलना ये अनएथिकल है, बट किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना वो एथिकल हो सकता है। सो दीज आर नॉलेज दैट वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस, गुड डिसीजंस इन रियल लाइफ सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की कैटेगरी में अरिस्टोटल ने रखा है एथिक्स को और पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स मतलब डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हम लोग फैसले लेते हैं, किसी सिचुएशन में वो फैसला सही भी हो सकता है, किसी दूसरे सिचुएशन में वो फैसला गलत भी हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन टू सिचुएशन हमारे फैसले बदलेंगे। Ethics and politics both have been categorized under same category, that is practical knowledge. और फिर अरिस्टोटल कहते हैं कि एथिक्स और पॉलिटिक्स आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी है। बोथ आर कैटेगराइज्ड अंडर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड देन अरिस्टोटल सेज दैट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दोनों प्रैक्टिकल नॉलेज में है, बोथ हैव बीन कॉल्ड phronesis, and then is has talked more about ethics in his book Nicomachean Ethics, and he has written about politics, management of administration, in his book Politics. वो कहते हैं कि दोनों जो डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है या सब्जेक्ट हैं, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, बोथ आर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स क्रिएट्स गुड पर्सन या एम्स एट क्रिएटिंग अ गुड individual with good character, and politics aims at creating a good citizen, and a good person would be a good citizen and a good citizen would be a good person in an ideal state. अगर कोई एक आइडियल स्टेट है तो उस स्टेट के अंदर जो अच्छा इंसान होगा वो अपने आप अच्छा सिटीजन भी होगा,
और जो वहाँ का अच्छा सिटीजन होगा वो अपने आप अच्छा इंसान भी होगा, क्योंकि आइडियल स्टेट का मतलब वहाँ के जो नियम कानून हैं वो सोच समझ करके फेयर एंड जस्ट तरीके से बनाए गए हैं। तो किसी अच्छे देश में, जैसे भारत जैसे देश में मान लिए, तो यहाँ पे सारे नियम कानून सोच करके बनाए गए हैं, फेयरनेस के साथ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा इंसान अच्छा सिटीजन भी होगा, क्योंकि वो जब नियम कानून को फॉलो करेगा तो उसको अच्छा सिटीजन कहा जाएगा। व्हेन वी फॉलो लॉ मेड बाय द स्टेट देन वी आर कंसिडर्ड एज गुड सिटीजन, एंड व्हेन वी एक्ट इन मोरल मैनर, एथिकल मैनर, देन वी आर कंसिडर्ड एज ए गुड पर्सन। तो एक अच्छे स्टेट में अच्छा इंसान ही अच्छा सिटीजन होगा, या अच्छा सिटीजन ही अच्छा इंसान होगा। अब सोमालिया में ये बात सही नहीं होगी, या फिर पाकिस्तान कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल स्टेट, तो वहां पे अ गुड सिटीजन मतलब a person who acts as per the interest of the state might not be the good person। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो वहाँ की सरकार है, वो वहाँ पे टेररिज्म फैलाने वाले लोगों को भी, भारत में जो लोग टेररिज्म फैला रहे हैं, उनको अपना देशभक्त की तरह देखती होगी। उनको दे माइट बी कंसिडरिंग गुड सिटीजन, तभी तो उनके जनाजे पे पाकिस्तानी आर्मी भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही थी, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। सो अगर एक वीसीएस स्टेट है, इविल स्टेट है, तो वहां का गुड सिटीजन माइट बी एन इविल पर्सन। बट इफ देयर इज एन आइडियल स्टेट, देन अरिस्टोटल सेज अ गुड पर्सन विल बिकम गुड सिटीजन एंड गुड सिटीजन विल बी गुड पर्सन। गुड सिटीजन वो होते हैं जो स्टेट के सारे नियम कानून को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और गुड पर्सन वो होते हैं जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से काम करते हैं, इंसानियत के हिसाब से काम करते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं। सो बोथ वुड बी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से अरिस्टोटल ने क्या कहा कि एथिक्स एंड पॉलिटी बोथ बिलोंग टू द फील्ड ऑफ फ्रोनेसिस एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो, गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमंस। अब अपने थ्योरी ऑफ नॉलेज को फर्दर बिल्ड करते हैं अरिस्टोटल। वो कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो हमें उसके पीछे के कारणों को समझना होगा, कॉजेज को समझना होगा कि आखिर वो चीज क्यों है, कैसे है। तो कॉजेज आर इंपॉर्टेंट, और किसी भी चीज के पीछे 4 मेन कॉजेज होते हैं एज पर अरिस्टोटल। इसी को उन्होंने कहा है थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज। तो थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज इज पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज इटसेल्फ ऑफ अरिस्टोटल। वो कहते हैं किसी भी चीज के पीछे 4 कॉजेज होते हैं, एंड इन ऑर्डर टू नो समथिंग वी नीड टू नो द कॉजेज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जो 4 कॉजेज है उसमें से पहला है फॉर्मल कॉज, कि कोई चीज दिखती कैसी है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। दूसरा है मटेरियल कॉज, वो चीज किस चीज से बनी है। तीसरा है एफिशिएंट कॉज, उसको बनाने वाले कौन सी चीजें हैं जिन्होंने उस चीज को बनाया है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनल कॉज, जिसको ग्रीक भाषा में कहा जाता है टीलोस। फाइनल कॉज मीन्स पर्पस ऑफ दैट थिंग, आखिर उस चीज को क्यों बनाया गया है। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हम एक टेबल की बात करें, एक वुडन टेबल की बात करें, तो इसका फॉर्मल कॉज होगा इसका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में आएगा इसका फ्लैट सरफेस एंड 4 लेग्स, ऐसा ये दिखता है। मटेरियल कॉज में आएगा वुड, जिससे ये बना है। एफिशिएंट कॉज होगा इसका कारपेंटर, जिसने इसको बनाया है। द फाइनल कॉज, पर्पस ऑफ ए थिंग, टीलोस, वुड बी डाइनिंग या राइटिंग या टू प्लेस समथिंग, कुछ चीज इस पे रखने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए। तो दैट वुड बी द फाइनल कॉज, टीलोस ऑफ दिस टेबल। तो किसी भी चीज को समझना है, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में अगर हमें नॉलेज एक्वायर करना है, तो उसके 4 कॉजेज हमें समझने होंगे, और इन 4 कॉजेज में से भी सबसे महत्वपूर्ण कॉज है टीलोस, द फाइनल कॉज, विच इज अबाउट पर्पस ऑफ दैट थिंग। तो अगर हमें इंसान को समझना है, ह्यूमंस को समझना है, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं। टेकिंग फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज टू द थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज, नाउ ही अप्लाइज इट ऑन ह्यूमंस। वो कहते हैं कि अगर हमें इंसान को समझना है तो उसके 4 कॉजेज समझने होंगे।
इंसानों का फॉर्मल कॉज क्या होगा? हमारा बॉडी, हमारा शरीर जिस तरीके का स्ट्रक्चर में है, मेल या फीमेल, वो हमारा फॉर्मल कॉज है। मटेरियल कॉज जिन चीज़ों से हम बने हैं, स्किन, मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, वेरियस हार्मोन्स या केमिकल्स, ये हमारा मटेरियल कॉज है। एफिशिएंट कॉज वुड बी पेरेंट्स, जिनसे हमारा जन्म हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ह्यूमंस इज द फाइनल कॉज। किसी भी एंटिटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फाइनल कॉज इटसेल्फ। पर्पस, द फाइनल कॉज या टीलोस या पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज पर अरिस्टोटल इज हैप्पीनेस। हमारी जिंदगी का मकसद है हैप्पीनेस अक्वायर करना। अरिस्टोटल नेवर यूज्ड द वर्ड हैप्पीनेस, he basically used the word eudaimonia, but more or less eudaimonia means happiness only, good life, eudaimonia. So ग्रीक सोसाइटी में हैप्पीनेस के लिए दूसरा सिनोनिमस शब्द इस्तेमाल होता था eudaimonia, and Aristotle said purpose of our life is to seek eudaimonia या happiness. आप अगर ठीक से सोचेंगे, डीप तरीके से थोड़ा सोचेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, उसका मकसद यही होता है कि हम हैप्पीनेस को अटेन कर पाएं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टोटल अपने किताब निकोमैकिन एथिक्स में कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एंड एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, लेट अस सी अरिस्टोटल्स लॉजिक फॉर डिफरेंट एक्शन। जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ताकि उससे आपको नॉलेज मिले। क्यों नॉलेज चाहते हैं आप? ताकि उससे आप एक एग्जाम पास करें, आपको एक अच्छी नौकरी मिले। उस अच्छी नौकरी से क्या होगा? आप अच्छा पैसा कमाएंगे, कंफर्टेबली रह पाएंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे तो कंफर्टेबली रह पाएंगे। कंफर्टेबली रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली वट एवर यू डू, यू आर स्टडिंग बट यू आर सीकिंग हैप्पीनेस। चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, घर में योगा करते हैं, मकसद क्या है उसके पीछे? कि आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहें तो इससे यू विल बी लिविंग वेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट यू विल सीक फ्रॉम दैट, गेट फ्रॉम दैट आंसर इज happiness. So whatever actions are performed by us in our day to day life, the ultimate purpose is to seek happiness. तो इंसान के जीवन का मकसद है हैप्पीनेस। तो अगर इंसान को समझना है, हमारे पर्पस को समझना है, तो हमें समझना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैप्पीनेस। किसी भी चीज को समझने के लिए अरिस्टोटल ने कहा कि उसका 4 कॉजेस समझना चाहिए। 4 में से भी जो फाइनल कॉज है, दैट इज टीलोज, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंसान के लिए जो फाइनल कॉज है या टीलोज है, वो है हैप्पीनेस। तो अब हमारे जीवन का मकसद अगर हमें समझना है, तो हमें समझना होगा व्हाट एग्जैक्टली इज हैप्पीनेस। तो व्हाट इज हैप्पीनेस एज पर अरिस्टोटल? तो अरिस्टोटल पहले कहते हैं कि हैप्पीनेस 3 कंडीशंस जरूर पूरे करने चाहिए। अगर किसी भी चीज को हैप्पीनेस हम कह सकते हैं, तो इट मस्ट फुलफिल 3 कंडीशंस। फर्स्ट, इट मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट से हमारा मतलब है कि इसको पाने के लिए हमें किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना होना हो, ये अपने आप में काफी हो। एंड्यूरिंग मतलब मोमेंट्री ना हो, एक बार जब हमें मिल जाए तो हम इसको फील कर पाए, इसको हम लिव कर पाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड इट शुड बी अल्टीमेट एम, एंड इन इटसेल्फ। इट शुड बी परस्यूड फॉर इट्स ओन सेक। इससे हम किसी और चीज को हासिल करने की कोशिश ना कर रहे हो। ट्रू हैप्पीनेस वुड बी अल्टीमेट एम या एंड इन इटसेल्फ। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी कि व्हाट अरिस्टोटल एक्चुअली मेंट बाय हैप्पीनेस। अरिस्टोटल ने ये 3 क्राइटेरिया दिए हैप्पीनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रू हैप्पीनेस वुड बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड्योरिंग एंड अल्टीमेट एम। एंड देन ही सेज कि जो जनरली समझा जाता है डे टू डे लाइफ में कि हैप्पीनेस कम्स विथ ऑनर, वेल्थ एंड प्लेजर, ये तीनों अंडरस्टैंडिंग गलत है। दीज 3 डू नॉट लीड टू ट्रू हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल ही सेज कि अगर प्लेजर की बात की जाए तो प्लेजर इज टेम्पररी, इट इज नॉट एंड्योरिंग। आपको कोई चीज से प्लेजर आएगा, वो कुछ समय के लिए होगा, क्षणिक होगा, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड हैप्पीनेस। प्लस प्लेजर इज मोस्टली फिजिकल, and that is why it cannot be ultimate aim for human life, क्योंकि humans are capable of attaining higher level of happiness also। हम जानवरों से अलग हैं। एनिमल्स
do not have ability to reason. Animals do not have ability to look for intellectual satisfaction, but humans have. That is why for animals it can be considered as ultimate aim, that is to seek pleasure. अच्छा खाओ, सो जाओ, mating करो. But for humans, pleasure should not be considered as ultimate aim because we are capable of intellectual satisfaction also. So pleasure was rejected as means या synonymous to happiness by Aristotle on two grounds, that it is not enduring and it cannot be ultimate aim. Second, he talks about wealth, and then he rejects wealth also as means of happiness because he says wealth is not self-sufficient in itself. With help of wealth, we try to attain something else. पैसा होगा तो उससे आप क्या करेंगे? कुछ और अपनी जरूरत की चीजें खरीदना चाहेंगे. तो वेल्थ इज मीन्स नॉट एन एंड. तो सेल्फ सफिशिएंसी के ग्राउंड पे वेल्थ हैज बीन रिजेक्टेड. थर्ड, ही सेज ऑनर. जनरली लोगों को लगता है कि ऑनर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, बट अगर ऑनर को हम ठीक से इवैल्यूएट करें तो वी विल रियलाइज कि ऑनर डिपेंड्स अपॉन अदर्स ओपिनियन, नॉट अंडर योर ओन कंट्रोल. आपको लोग ऑनर करें इसके लिए सामने वाले पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो इट इज नॉट, ऑनर इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. यू हैव टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हो सकता है कि आप बहुत बड़ा काम कर लो, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट ना करे, ऑनर ना दे. सो इफ यू आर सीकिंग ऑनर इन लाइफ and you believe that that will help you in attaining happiness, then you are misguided, because anything in which you are dependent upon others cannot bring happiness, and in honor you are always dependent upon others. सामने वाले के ऊपर आप निर्भर करता है कि वो आपको ऑनर करे या ना करे. तो ये तीन चीजें हैं जो जनरली कंसिडर की जाती हैं हैप्पीनेस, प्लेजर, वेल्थ या ऑनर या मीन्स ऑफ हैप्पीनेस. दीज थ्री हैव बीन रिजेक्टेड बाय एरिस्टोटल. अब एरिस्टोटल बताते हैं कि हैप्पीनेस है क्या, और फिर वो कहते हैं कि देखिए हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग और इमोशन. जो जनरली हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है तो हम हैप्पी हैं, तो दैट इज नॉट राइट आज इट इज कॉमनली बिलीव. हैप्पीनेस इज नॉट अ फीलिंग, नॉट एन इमोशन, बट एक्चुअली इट इज एन एक्टिविटी. हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है. जब हम एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि वी आर इन द मोड ऑफ हैप्पीनेस, वी हैव अटेन्ड हैप्पीनेस. तो यूडेमोनिया या हैप्पीनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विथ वर्च्यू. इस बात को अच्छे से समझना है. एरिस्टोटल इन हिज बुक निकोमेकियन एथिक्स सेज कि जब हमारी पर्सनालिटी वर्चुअस हो जाती है, जब हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाता है, वर्चुअस पर्सनालिटी मतलब जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं, और फिर हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उससे हमें मिलती है हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस का पाने के लिए वी नीड टू डेवलप वर्चुअस पर्सनालिटी एंड देन परफॉर्म एक्टिविटी एज पर आवर वर्च्यू, एंड देन वी विल अटेन हैप्पीनेस और यूडेमोनिया. यूडेमोनिया means good life. So eudaimonia is an activity. Yeah, happiness is an activity that comes when we act, या when our soul acts in accordance with virtue. सरल भाषा में कहें तो अरिस्टोटल कहते हैं happiness is not about feeling good, it is about being good and leading a virtuous life. आप सिनेमा देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप मिठाई खा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस. ऑल सच फीलिंग्स कुड बी कैटेगराइज्ड अंडर प्लेजर. दे आर नॉट हैप्पीनेस, दे आर मोमेंटरी. ट्रू हैप्पीनेस इज व्हेन यू डेवलप गुड कैरेक्टर. आपके अंदर एक भावना है दूसरों की सेवा करने की, आपके अंदर भावना है ईमानदारी से अपना काम करने की, और आप फिर आपने ये भावना डेवलप की अपने अंदर ये वर्च्यू डेवलप किया है, और फिर आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उन सारी एक्टिविटीज में आपको मिलेगी हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस इज नॉट ए फीलिंग, इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय आवर सोल इन अकॉर्डेंस विथ
वर्च्यू, अच्छे गुणों के साथ अगर हम एक्शन को परफॉर्म करें तो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर अच्छे गुण डेवलप करना होगा, वर्चुअस पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। एंड वंस वर्चुअस पर्सनालिटी इज डेवलप्ड, देन व्हेनेवर we perform any activity, it will become source of happiness for us. So according to Aristotle, happiness या eudaimonia is achieved by being virtuous and then acting in accordance with virtue. हमारे अंदर सद्गुण आना चाहिए और फिर उस सद्गुण के हिसाब से जब हम काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अब यहां पे जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि व्हाट इज वर्च्यू, कौन है वो अच्छे गुण, सद्गुण, एज पर अरिस्टोटल, जो हमारे अंदर विकसित होने चाहिए और फिर उसके हिसाब से जब हम काम करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो अरिस्टोटल के हिसाब से दो तरीके के सद्गुण होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्च्यू। फर्स्ट, मोरल वर्च्यू। मोरल वर्च्यू इज रिलेटेड विथ आवर कैरेक्टर एंड कंडक्ट। हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ मोरल वर्च्यू तय करता है। मोरल वर्च्यू basically aims at ensuring that we live and act in virtuous manner. We live and act in virtuous manner. And moral virtue is developed through right habit and practice of following doctrine of means. Moral virtue as per Aristotle एक हैबिट के तहत डेवलप किया जा सकता है। अगर हम एक अच्छे हैबिट को बिल्ड करें तो हम मोरल वर्च्यू को अटेन कर सकते हैं। अच्छा हैबिट, कौन सा हैबिट अच्छा हैबिट कहा जाएगा? वो सारे हैबिट जिसमें वी आर एबल टू प्रैक्टिस मीन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स वी आर एबल टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम ऑफ एक्सेस या डेफिशिएंसी, देन इट कैन बी सेड दैट वी हैव अटेन्ड मोरल वर्च्यू। अरिस्टोटल कहते हैं कि जब हमने बार बार प्रैक्टिस करके ऐसी हैबिट डेवलप कर ली है जिसमें वी आर एबल टू फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स, अवॉइडिंग टू एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, देन इट कैन बी सेड दैट वी हैव डेवलप्ड मोरल वर्च्यू। जैसे हमने पहले भी बात की थी पिछले वीडियो में, आज फिर बात कर रहे हैं। फियर, डर की जो भावना है, वो अगर बहुत कम हो गई किसी भी इंसान के अंदर तो वो इंसान रेकलेस हो जाता है, और अगर डर की भावना बहुत ज्यादा हो गई तो वो इंसान कवार्डिस हो जाता है, डरपोक हो जाता है। लेकिन वर्चुअस होने के लिए, मोरली वर्च्यू होने के लिए हमें दोनों में बैलेंस रखना होगा। वैसे इंसान को कहा जाता है करेजियस। तो टू बीइंग करेजियस इज टू बीइंग वर्चुअस या मोरली वर्चुअस, एक्ट इन वर्चुअस मैनर। और करेजियस इंसान एक रात में या ओवरनाइट नहीं हो सकता। करेजियस बनने के लिए इंसान को प्रैक्टिस करना होगा, हैबिट डेवलप करनी होगी। बहुत ज्यादा रेकलेस भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा डरपोक भी नहीं होना है, उसकी हैबिट डेवलप करनी होगी, एंड देन यू विल बिकम करेजियस। सिमिलरली बीइंग जेनरस, जेनरसिटी ऑल्सो इज अ वर्च्यू, एक सद्भाव है जिसके तहत आप अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो मदद जिनको होती है जरूरत उनकी आप मदद करते हैं। तो जेनरस पर्सन हेल्प्स पीपल इन नीड अराउंड हिम और हर। बट जेनरसिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ गिविंग मनी टू अदर्स, ये अगर बहुत कम है तो इंसान माइजर कहा जाएगा, कंजूस कहा जाएगा। अगर बहुत ज्यादा है तो उस इंसान को कहा जाएगा कि ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, ही इज एंगेज्ड इनटू इंडल्जेंस। दोनों ही ठीक नहीं है। जिनकी जरूरत, जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी आप मदद करें और एक लिमिट में मदद करें, तो कहा जाएगा कि यू आर ए जेनरस पर्सन। आप अननेसेसरी अपने दोस्तों पे पैसा उड़ाएं तो आपको जेनरस नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप कैजुअल हैं, केयरलेस हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट हैं। वैसे ही अगर किसी की जरूरत में भी आप उसको पैसा ना दें, बिल्कुल भी आप पैसे खर्च ना करें, अपने आसपास के लोगों की मदद ना करें, तो आपको कहा जाएगा माइजर। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान करेजियस या जेनरस ओवरनाइट नहीं बनता है, ये सब प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट,
प्रैक्टिस ऑफ स्ट्राइकिंग डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स, इसी को अरिस्टोटल ने कहा है गोल्डन मीन, बैलेंस बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। जैसे ईटिंग हैबिट्स है, तो कोई इंसान बहुत कम खाए या बहुत ज़्यादा खाए, दोनों ही वर्च्यू के लाइन में नहीं है। बैलेंस तरीके से खाना वुड बी कंसिडर्ड एज मोरल वर्च्यू। तो मोरल वर्च्यू इज लिविंग एंड एक्टिंग वेल। दूसरा तरीके का वर्च्यू होता है, इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। इट सिंपली मीन्स थिंकिंग वेल, रीजनिंग वेल। सो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू मीन्स having ability to think and reason, and intellectual virtue can be developed through proper education, teaching and experience. Intellectual virtue जब इंसान के अंदर आ जाता है, then that person develops wisdom, या सोफिया कहा गया है इन ग्रीक लैंग्वेज। तो intellectual virtue in simple word means thinking well. Moral virtue simply means living well and acting well for people around yourself. और अरिस्टोटल कहते हैं कि ये दो तरीके के वर्च्यू जब डेवलप हो जाते हैं इंसान के अंदर, उसके बाद वो इंसान कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसमें उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये हो गई अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ नॉलेज से। थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज हमने देखा। थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज से फिर हमने देखा पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस या यूडेमोनिया। एंड यूडेमोनिया कैन बी अटेन्ड by having virtue, and virtue is of 2 types, moral virtue and intellectual virtue. अब हम लोग रिलेशन देखेंगे अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल। ये इंसान है, इसका जीवन का मकसद है यूडेमोनिया एंड हैप्पीनेस, एंड दैट कैन बी अटेन्ड थ्रू लाइफ ऑफ वर्च्यू। मोरल वर्च्यू मीन्स लिविंग वेल, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू मतलब थिंकिंग वेल। अब अरिस्टोटल यहां से लिंक करते हैं अपनी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि अरिस्टोटल इज एसेंशियली ए पॉलिटिकल थिंकर। सो नाउ ही विल रिलेट हिज एथिकल फिलोसफी, जो अभी तक वो दे रहे हैं अपनी एथिकल फिलोसफी को, नाउ ही विल रिलेट विथ पॉलिटिकल फिलोसफी। हमारे जीवन का मकसद क्या है अरिस्टोटल के हिसाब से? हैप्पीनेस को अटेन करना। और हैप्पीनेस कैसे आएगी? थ्रू वर्च्यू। अब वो ये कहते हैं कि वर्च्यू कैसे डेवलप होगा? वर्च्यू आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो सकता। आप अकेले रह करके वर्च्यू नहीं डेवलप कर सकते। वर्च्यू डेवलप करने के लिए, सद्गुण डेवलप करने के लिए ह्यूमन इंटरैक्शन जरूरी है, आसपास के लोगों से साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है। अच्छे नियमों का कानून अच्छा होना चाहिए। अच्छे नियमों के कारण, अच्छे कानूनों के कारण इंसान के अंदर एक हैबिट डेवलप होती है, उसको बार बार फॉलो करके अपने अंदर वर्च्यू डेवलप करना। जैसे कानून कहता है कि आप ड्रग्स ना करें, बट कानून साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट का भी परमिशन देता है, आप थोड़े बहुत अल्कोहलिज्म कर सकते हैं। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रैक्टिस ऑफ गोल्डन मीन। कानून कहता है कि आप ड्राइविंग करें, लेकिन एक सेफ लिमिट में करें। तो जो कानून बनते हैं, अगर आप ध्यान से देखें एक आइडियल स्टेट में, वो कानून हमेशा ही इस लाइन में बनते हैं कि वो हमारे अंदर एक गोल्डन मीन की हैबिट को डेवलप कर पाए। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शन, प्रॉपर लॉज, एजुकेशन सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, दे प्रोवाइड नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन टू अटेन वर्च्यू विच इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ। वर्च्यू अटेन करेंगे तो फिर वी विल बी एबल टू अटेन हैप्पीनेस या यूडेमोनिया विच इज अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। And in that context only Aristotle says man is a social animal. Aristotle कहते हैं कि गॉड ने सिर्फ इंसानों को कम्युनिकेशन की एबिलिटी दी है, बातचीत करने की एबिलिटी दी है, स्पीच की एबिलिटी दी है। बाकी सारे एनिमल्स साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ हद तक आपस में इंटरैक्ट करने के लिए, बट दे डू नॉट हैव प्रॉपर एबिलिटी ऑफ स्पीच in order to have deep meaningful communication. बट इंसान के अंदर ये एबिलिटी है। क्यों दिया है भगवान ने एबिलिटी? ताकि हम इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके इंटरैक्शन कर पाएं एक दूसरे के साथ।
और इंटरैक्शन करके हम वर्च्यू डेवलप कर पाए। वर्च्यू डेवलप करेंगे तो ही हमारा अल्टीमेट एम या हैप्पीनेस अटेन होगा, दैट इज यूडेमोनिया। तो हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है टू अटेन यूडेमोनिया। अगर आप फाइनल कॉज को देखें या टीलोस को देखें तो वो एक तरीके से पोटेंशियल की भी बात करता है। जैसे एक वुड के पास पोटेंशियल है टेबल बनने का, वैसे ही इंसानों के अंदर पोटेंशियल है यूडेमोनिया को अटेन करने का। और वो पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी दी है भगवान ने कम्युनिकेशन की। मैंने कल के यानी कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि हमारा जो आइडियल वर्जन है वो हमारे अंदर ही है। दैट आइडियल वर्जन इज बेसिकली द एक्चुअलिटी, और उसको रियलाइज करने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को जब हम धीरे धीरे एक्चुअलाइज करना शुरू करते हैं तो हम अपने आइडियल वर्जन की तरफ पहुंचते हैं। लेट्स नॉट मिक्स अप टू थिंग्स, कम बैक टू दिस डिस्कशन। हमारे इंसानों के अंदर जैसे एक टेबल के अंदर एक पोटेंशियल है, या फिर से मैं कहता हूं एक वुड के अंदर पोटेंशियल है टू बिकम टेबल, वैसे ही एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है, उसका अल्टीमेट पर्पस है टू अटेन वर्च्यू एंड सीक यूडेमोनिया। और वो पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए उसके पास एबिलिटी भगवान ने या नेचर ने दी है कम्युनिकेशन की। जब हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ह्यूमन इंटरैक्शन, वी डेवलप वर्च्यू and then we attain happiness. So in that sense, Aristotle says man is a social animal. The society around us provides us means to develop virtue through communication. तो हमारे अंदर ये potential है. And Aristotle also says that man is a political animal. क्योंकि man के पास potential है to create state, और जब वो एक just या fair state बनाता है, एक अच्छा state बनाता है, तो वो अच्छा स्टेट, अच्छा कानून बना करके उस इंसान को कैपेबल बनाता है टू अटेन वर्च्यू, moral virtue as well as intellectual virtue. And then a good state provides potential for a human. Yeah, a good state provides ability of a human to attain virtue, and once you attain virtue then you seek happiness. इस पेज को अच्छे से समझिए ताकि हम यहां से पिक कर पाए नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो सिंपल चल रहा था मामला कि हमारे जीवन का मकसद है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस अटेन हो सकती है थ्रू वर्च्यू, और वर्च्यू दो तरीके की है। अब इसके आगे मैंने बस सरल शब्दों में ये कहा है कि ये दोनों वर्च्यू डेवलप करने के लिए हमें चाहिए एक आइडियल स्टेट, क्योंकि आइडियल स्टेट विल प्रोवाइड कंडीशंस जहां पे हम ये वर्च्यू डेवलप कर पाए। ये वर्च्यू डेवलप होगी तो विल बी एबल टू अटेन यूडेमोनिया या हैप्पीनेस। तो यहां से वी विल ट्रांजिशन फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज टू पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल। मैंने स्टेट के अलावा सोसाइटी की भी बात की। अरिस्टोटल कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्टेट वी नीड सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी प्रोवाइड्स अस मीन्स टू इंटरैक्ट, और इंटरैक्शन से भी हमारे अंदर वर्च्यू डेवलप होता है। एंड सोसाइटी के अंदर वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, एंड दैट communication helps us to develop our virtue. So that is the reason why Aristotle says man is a social animal. अगर सोसाइटी नहीं होती तो मैन नहीं होता, क्योंकि मैन उस केस में अपना अल्टीमेट पर्पस ही अटेन नहीं कर पाता, कम्युनिकेट कर नहीं पाता, वर्च्यू डेवलप नहीं कर पाता, तो मैन वुड नॉट बी एबल टू अटेन इट्स अल्टीमेट पर्पस। वैसे ही अगर स्टेट नहीं होता तो मैन नहीं होता, क्योंकि उस केस में स्टेट नहीं होता तो फेयर लॉ नहीं होते, और लॉ नहीं होते तो मैन फिर उस लॉ के हिसाब से अपने अंदर वर्च्यू नहीं डेवलप कर पाता, वर्च्यू नहीं डेवलप कर पाता तो फिर मैन वुड नॉट बी एबल टू अटेन हिज अल्टीमेट पर्पस, दैट इज हैप्पीनेस या यूडेमोनिया। सो इन दैट सेंस अरिस्टोटल सेज मैन इज ए सोशल एनिमल एज वेल एज पॉलिटिकल एनिमल। इस एरिया पे मैं और एलाबोरेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और यहां से हम लोग फर्दर पिक करेंगे। पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू attain happiness. Happiness comes through virtue, and state provides conditions for attainment of virtue, and that is why an ideal state is important for a human to attain purpose of his life.
इसके आगे हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।